हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज के इस सेशन से हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा इंडस्ट्रियल रिलेशन का सेशन और आज एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। नेम है कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो एजुकेशन हमारा हो चुका है, ठीक है। तो आज के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे कलेक्टिव बार्गेनिंग। ठीक है, कलेक्टिव बार्गेनिंग जैसे इसका नाम है कि कलेक्टिव हो करके बार्गेनिंग की बात करनी है। तो एक आउट ऑफ सब्जेक्ट पहले आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट सेटल हो जाए, इसलिए उसको हम डिस्कस करेंगे। आप दुकान पे कुछ चीज़ें परचेज़ करते हैं तो दुकानदार आपको एमआरपी के अप्रॉक्स कॉस्ट बताता है, तो आप कहते हैं यार एमआरपी तो चलेगा नहीं, थोड़ा सा कम ले लो। तो चलो ठीक है कि 100 रुपये की चीज़ है, तुम मुझे 95 रुपीज़ दे दो। तो आपने क्या किया, यहाँ पे कलेक्टिव बार्गेनिंग किया। दोनों, उसका जो सामने वाली पार्टी है, जो सेलर है, उसका नुकसान नहीं हुआ, ठीक है। भले उसने ह्यूज प्रॉफिट नहीं गेन किया बट उसका उतना नुकसान नहीं हुआ और आपको लगा जो उतना वर्थ इट है आपको उतना में ही मिलना चाहिए, आपने उतने कलेक्टिवली बार्गेनिंग किया। और आपने फिर क्या गौर किया कि आप दोनों एग्री हो गए, बायर भी और सेलर भी दोनों एग्री हो गए, पहली बात, ठीक है। दोनों ने क्या किया, नेगोशिएट किया, फाइट नहीं किया, ठीक है। क्या किया, नेगोशिएट किया, चीज़ों को फाइट नहीं किया। तो जब आपने नेगोशिएट किया, आपने बोला 95, उसने बोला 100 और आप फिर वो आ गए, तो दोनों को बराबर का मौका मिला, इक्वल शेयर, ठीक है, कि आप उस प्रोडक्ट के लिए कॉस्ट को आइडेंटिफाई करें। फिर जो फाइनल कंक्लूजन ड्रॉ हुआ वो आप दोनों को एग्री हुआ, ठीक है। तो पहली बात आप लोगों ने नेगोशिएशन की, दूसरा आपने ज्वाइंट डिसीजन ले लिया, ठीक है। दोनों ने इक्वली पार्टिसिपेट किया और कंक्लूजन जो आपने ड्रॉ किया वो दोनों को फेयर हुआ किसी न किसी तरीके से, तभी आप लोग ने वो जो पावर बार्गेनिंग है उसको एक्सेप्ट किया, ठीक है। अब आप दोनों म्यूचुअली एग्री भी हो गए उस पर्टिकुलर चीज़ पे। ये एक आउट ऑफ सब्जेक्ट एग्जाम्पल था ताकि ये परमानेंट आपके माइंड में सेट हो जाए। अगर आप रिवीजन भी नहीं करो तो एग्जाम हॉल में ये कॉन्सेप्ट नहीं भूल पाओगे। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग लेट्स कंक्लूड इन द अदर लैंग्वेजेस। सपोज व्हेन यू वेंट अ शॉप, let's discuss this example out of the subject. Suppose you went a shop and want to buy something and the shopkeeper saying that it will be cost you the 100 which is a MRP, and you said no, I won't going to pay you the MRP, I'll pay you the 95 rupees which is its worth. Okay, so now what is happening, the seller is say okay, if you are saying no, okay, go with the 90 rupees, and then the seller say no, okay, it's not yours and mine, and let's go with the 95, and then you both agree to this and conclude to this, and now you buy the product and seller sold the product. So now what we have see the few things like you both participated, okay, you both have a equal share in the bargaining. You people are bargaining, you are not fighting, you people are bargaining, so you are doing negotiation, okay. So you both agree on the same thing at end, you both get okay, it's fair for me also, and the buyer also think it's fair for me also. So this is all about the collective bargaining where you people mutually agree, okay, with something, okay, and you both participate, okay, and you conclude with the fair and equitable manner, okay. So let's come to the subject. अब सब्जेक्ट व्यू पॉइंट में हम समझेंगे कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या है। जहाँ पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की बात आती है तो ये माना जाता है भाई एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों का इक्वल शेयर है, दोनों को इक्वली पार्टिसिपेट करना चाहिए बार्गेनिंग पावर में। तो दोनों मिल करके नेगोशिएशन करेंगे, ठीक है, और ऐसा आउटकम लेकर आएंगे जो दोनों की विन विन सिचुएशन शो करें, ठीक है। ये एक फॉर्मलाइज तरीके से होगा क्योंकि आप कॉन्सेप्ट डेवलप हो चुका है, तो ये एक फॉर्मलाइज फॉर्म में होगा। तो ये एक फॉर्मलाइज प्रोसेस बन जाता है जहाँ पे एम्प्लॉयर की तरफ से या एम्प्लॉयर या मैनेजमेंट बैठता है और एम्प्लॉय की तरफ से भाई सारे तो नहीं आ जाएंगे, 500, 1000, 10,000 एम्प्लॉयज नहीं, ट्रेड यूनियन बैठेगी, उनका रिप्रेजेंटेटिव, तो साथ में बैठते हैं और एम्प्लॉयमेंट के या वर्क प्रीमाइसेस से रिलेटेड जो है उसके टर्म्स एंड कंडीशंस पे बातें करते हैं। और कॉमनली व्हेन दे कम टू द कंक्लूजन, जब वो एंड रिजल्ट पे आते हैं तो उसको बोलते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग, यानी ये ज्वाइंट डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस होगा। और इससे हमें क्या देखने को बोल रहे हैं, जहां दोनों लोग मिल रहे हैं, एम्प्लॉय भी पार्टिसिपेट करे, तो तुरंत आपका माइंड आना चाहिए यार ये तो डेमोक्रेटिक वे चल रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे कलेक्टिव बार्गेनिंग होगी और दोनों ही साइड के लोग म्यूचुअली एग्री होने चाहिए जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हो, ठीक है। और दोनों लोग फाइट नहीं कर रहे हैं, दोनों लोग नेगोशिएट कर रहे हैं, किससे, खुद
सारे 1000 के 1000 एम्प्लॉय आ गए, सारे 10,000 एम्प्लॉय होगी, नो, थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव, अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू वो कलेक्टिवली बार्गेन कर रहे हैं। क्लियर? सो लेट्स कंक्लूड, द एम्प्लॉयर and employee both have a equal participation in the bargaining. Okay, they are bargaining in the negotiation, they are trying to negotiate and they want to come up with the outcome which is fair and equitable for both the parties. So collective bargaining is now become a formalized thing, a formalized process where the employer and employee, not all the employees, hundreds and thousands and 10,000, no, through the representative of the employees and representative of the employers, both come and sit on the table, discuss on the terms and conditions which is related to the working, okay, and the employment, okay, and they come into the conclusion with the joint decision making. Okay, so this process we called a joint decision making. When you think, oh, it's a joint decision making, your mind should immediately kick that yes, now the democratic things are going on because everyone is participating. Okay, so now what we have, see, the main purpose, the main ingredient of the collective bargaining is to establish a mutually agreeable somewhat the terms, conditions, whatever things, through the process of negotiation, not fighting, through the process of negotiation where both the parties are participating through their representatives. Okay, through their representative. तो आई होप कलेक्टिव बार्गेनिंग आप कभी भूलेंगे नहीं, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए कुछ स्कॉलर्स की डिफिनीशंस देख लेते हैं और इस कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करते हैं। क्लियर? ओके, सो फ्लिपो की डिफिनीशन है, अकॉर्डिंग टू फ्लिपो क्या बोलते हैं, कलेक्टिव बार्गेनिंग इज अ प्रोसेस यानी अभी ये बात कैच करिए, ये लगातार चलेगा, ऐसा नहीं कि एक बार हो गया और एंड हो गया। सो व्हाट वी कैन से इज कलेक्टिव बार्गेनिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस थिंग, इट्स नॉट अ वन टाइम जॉब, इट विल कीप ऑन गोइंग ऑन, टुडे वन एग्रीमेंट, टुमारो अदर एग्रीमेंट, टुमारो अदर टॉपिक। ओके, सो इट्स अ प्रोसेस, इट्स कीप ऑन गोइंग ऑन, in which representatives of labor organization and the representative of the business organization meet and attempt to negotiate, not fight, attempt to negotiate a contract or agreement which specifies the nature of employer-employee union relationship. कोई भी मैटर हो सकता है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय से रिलेटेड कई सारे मैटर हो सकते हैं, वो सारे मैटर्स इसके अंदर आ जाएंगे। सो अकॉर्डिंग टू फ्लिपो क्या हुआ कि कलेक्टिव बार्गेनिंग एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो लगातार चलेगी, ऐसा नहीं कि वन टाइम होकर ख़त्म हो जाएगी, जिसको करने के लिए अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू लेबर्स आती हैं और मैनेजमेंट आता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आता है और दोनों मिल करके नेगोशिएट करते हैं, फाइट नहीं करते, दोनों मिल करके नेगोशिएट करते हैं। ठीक है, और किसी एग्रीमेंट पे आते हैं या वो कॉन्ट्रैक्ट फ्रेम करेंगे या एग्रीमेंट पे आएंगे। ठीक है, और वो सारी बातें कवर होंगी जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करेंगे। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द फ्लिपो लेट्स कंक्लूड अगेन, कलेक्टिव बार्गेनिंग इज अ प्रोसेस, collective bargaining is a process in which the representatives of a labor organization and the representative of business organization meet and attempt to negotiate a contract or agreement which specify the nature of employer employee union relationship. ठीक है, कोई भी आगे बीच कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू बीच, collective bargaining is concerned with the relation between union reporting employees and employers or their representative. It involves the process, again it involves the process of union organization of employees, negotiation, administration and interpretation of collective bargaining agreements concerning wages, hours of work and other condition of employees, arguing in concentrated economic action dispute settlement procedures. अब बीच ने इस चीज को बस ये कि तोड़ मड़ोड़ के बताया, फ्लिपो ने जो डायरेक्ट डिफिनीशन दी, बीच ने उसको तोड़ मड़ोड़ करके बताया कि भाई कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या कर रहा है। ठीक है, बाकी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें सेम थी जो फ्लिपो ने मेंशन किया कि भाई कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या है, वो अपनी रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू दोनों पार्टी सामने बैठेंगी और ये एक प्रोसेस है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, जहाँ पे नेगोशिएशन की बातें होंगी और जो एग्रीमेंट हुआ, जो कंक्लूड किया गया, उनका इंटरप्रिटेशन भी डिस्कस होगा, इंटरप्रिटेशन भी होगा और क्या क्या बातें होंगी, वेजेस से रिलेटेड होंगी, वर्किंग आवर्स से रिलेटेड होंगी या और कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस जो है आपके एम्प्लॉयज से रिलेटेड हैं जिस पे एम्प्लॉय एग्री नहीं है, तो उनके इकोनॉमिक एक्शंस जो है, जो डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोसीजर है, उसके थ्रू दोनों के बीच में डिस्कशन होगा। ठीक है, सो
Next definition, according to ILO manual in 1960, collective bargaining is defined as negotiation about working conditions and terms of employment between employer, a group of employees, or one or more employers organization on the other hand with a view to reaching an agreement. अब बहुत ही वाइड वे में लेके चली गई आईएलओ की डिफिनेशन. क्या बोले इन्होंने कि नेगोशिएशन तो है, लेकिन इन्होंने दो ही तक सिमट रखा, वर्किंग कंडीशन तक, ठीक है, और टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट तक. और ये जो बातें होंगी ये एम्प्लॉयर के साथ होंगी, एम्प्लॉयज के साथ होंगी, या एक एम्प्लॉयर के दूसरे एम्प्लॉयर्स के साथ बैठ के एग्रीमेंट होगा. ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू द आईएलओ मैनुअल इन 1960, द कलेक्टिव बार्गेनिंग इज डिफाइंड एज negotiation about working condition and terms of employment, working conditions and terms of employment between an employer, a group of employees, or one or more employers or organization on the other with a view to reaching an agreement. Clear? Last definition according to Morris, कलेक्टिव बार्गेनिंग कैन बी डिफाइंड एज प्रोसेस. देखिए सारे लोग ही बोल रहे हैं कि भाई कलेक्टिव बार्गेनिंग लगातार होगी, ऐसा नहीं मानो कि आज हुई और कल खत्म. ठीक है. वेयर बाई ट्रेड यूनियन रिप्रेजेंटिंग वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर्स थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव treat and negotiate with a view to the conclusion of collective agreement or renewal thereof. सो मोरिस की भी सेम डिफिनीशन जो हमें फ्लिपो ने शेयर की, और इन्होंने क्या बोला कि कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसेस है, लगातार चलने वाली चीज़ है, जहाँ पे ट्रेड यूनियन, ठीक है, अब जो वर्कर्स को रिप्रेजेंट कर रही है, ट्रेड यूनियन को किसको रिप्रेजेंट करती है, वर्कर्स को रिप्रेजेंट, और एम्प्लॉयर अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू एक दूसरे को ट्रीट करेंगे और चीज़ों को नेगोशिएट करेंगे, फाइट नहीं करेंगे. ठीक है. क्या करने के लिए, ताकि वो अच्छे कंक्लूजन पे आ सके, चाहे उसमें रिन्यूअल की जरूरत क्यों ना हो, लेकिन वो कंक्लूजन दोनों को एग्री हो. ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू द मोरिस, कलेक्टिव बार्गेनिंग कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस दैट मीन्स अ कॉन्टिन्यूअस थिंग वेयर बाई ट्रेड यूनियन रिप्रेजेंटिंग द वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर्स थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव treat and negotiate with a view to the conclusion of a collective agreement or renewal thereof. ठीक है. या कोई एग्रीमेंट बनाया था उसको रिन्यू करने की बात हो रही है आपस में. क्लियर. सो दिस इज ऑल अबाउट दी स्कॉलर्स की डिफिनेशन. क्या इसे याद करना ज़रूरी है? इतनी बार बताने के बाद भी पूछते हैं. कोई मैंडेटरी नहीं है, समझना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है कि कलेक्टिव बार्गेनिंग इज अ वन टाइम प्रोसेस. What do you think about this statement? Elaborate. तो आपको ये डिफिनेशन पड़ी होगी, ये तो माइंड में सेट है कि ये वन टाइम नहीं है, प्रोसेस है, तो ये लगातार चलेगा. तो ये जो डिफिनेशंस है ना, ये आपके बहुत ही जो कॉम्प्लिकेटेड स्विचेड क्वेश्चन आएंगे उनको आप सॉर्ट आउट करने में आपको मदद मिलेगी. ठीक है. तो कलेक्टिव बार्गेनिंग ऐसा बोल सकते हैं. या दूसरे क्वेश्चन एक ऐसा होता है कि कलेक्टिव बार्गेनिंग कैन बी पॉसिबल एट द इनिशियल स्पेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कलेक्टिव बार्गेनिंग केवल एक बार हो सकती है, इनिशियल स्टेज में हो सकती है, एक ही बार एग्रीमेंट को लेके हो सकती है. अब आप बोल सकते हैं नहीं, ये एग्रीमेंट को रिवाइज करने के लिए भी हो सकते हैं, और ये जो है सारे टॉपिक्स को कंसिडर करती है जो कि एम्प्लॉय के मैटर से रिलेटेड है, उसके वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड है, चाहे वो वेजेस से रिलेटेड हो. ठीक है. अब एक और क्वेश्चन बन सकता है, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज पार्टिसिपेटिंग. तो आप यहाँ पे इसको रॉन्ग नहीं प्रूव कर सकते हो, आपको एक बैलेंस आंसर देना है कि एम्प्लॉय इंडिविजुअली नॉट पार्टिसिपेटिंग, दे बोथ आर पार्टिसिपेटिंग थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव, दैट इज अ ट्रेड यूनियन और द एम्प्लॉयज रिप्रेजेंटेटिव. तो ये सारी डिफिनीशन आपको रटनी नहीं है. देखिए जो आपके टाइम अगर परमिट कर रहा है तो एक दो डिफिनीशन याद कर लो, तो ये आपके लिए वैल्यू एडिशन नहीं होगा. लेकिन मेरी फिर से यही रिक्वेस्ट है, गलत कोट नहीं करें कोई भी चीज़ को, अगर आप करेक्ट कोट नहीं कर सकते हैं तो इससे बेटर यही होगा कि आप कोट ही नहीं करें, या स्टार्ट ही नहीं करें, या लिखें ही नहीं. ठीक है. क्योंकि गलत से मार्क्स माइनस होंगे और नहीं कोट करने से ऐसा कोई फर्क नहीं देने वाला. ठीक है. और डिफिनीशंस को अंडरस्टैंड करना इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो ट्विस्टेड क्वेश्चन होंगे, जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन होंगे, वो आपके रूल ऑफ थंब हो जाएगा, आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा. ये एक आर्ट है. ठीक है. अंडरस्टैंडिंग इज अ आर्ट, डिफिनीशन को अंडरस्टैंड करना. तो जब आप ये रेगुलर प्रैक्टिस में करते हो ना, तो एक तो अगर ये डायरेक्ट डिफिनीशन आ गई तो वेल एंड एनफ है, और अगर कोई और भी डिफिनीशन आती है ना, आप बहुत आराम से कर लोगे. ये प्रूवन टेक्निक है. ठीक है. सो अंडरस्टैंड करेंगे कम से कम एक बार रिविजन, दैट इज सो सफिशिएंट. ठीक है. तो चलिए आगे बढ़ते हैं.
वन सेकेंड प्लीज। तो हमने समझा मीनिंग को, हमने समझ लिया, अंडरस्टैंड कर लिया कि भाई कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या है। तो अब हम नेक्स्ट जो आज के सेशन में टॉपिक कवर करेंगे वो है नेचर। अब नेचर में आप पर्यावरण की ओर मत चले, ठीक है। सो लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द नेचर ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। क्या है भाई, ग्रुप ऑफ पीपल आर पार्टिसिपेटिंग, तो ये कलेक्टिव बेसिस है वेयर द पीपल आर पार्टिसिपेटिंग टुगेदर, इट्स अ ग्रुप वर्क थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। पार्टीज कौन कौन इन्वॉल्व होती हैं, एम्प्लॉइज, एम्प्लॉयर्स और उनके एसोसिएशन या रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव है एग्रीमेंट पे आना, फाइट करना नहीं, ठीक है। और क्या है, रूल्स जो हैं वो क्या मेनली इंक्लूड करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट को इंक्लूड करेंगे, ठीक है। और क्या ये केवल वन वे कम्युनिकेशन है, नहीं, ये बाइपरेट जो है दोनों पार्टी इन्वॉल्व होती है, चाहे वर्कर्स हो या मैनेजमेंट हो, दोनों एग्री हो जाती हैं, ठीक है। दूसरा, कलेक्टिव बार्गेनिंग को एक डिवाइस के फॉर्म में भी यूज किया जा सकता है और एक स्टेप प्रोसीजर के फॉर्म में भी यूज किया जाता है, ताकि एम्प्लॉयज के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड किया जा सके और साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन भी जो है चीज़ों को डिस्कस करके जो है प्रॉपरली नेगोशिएशन में इन्वॉल्व हो सके, ठीक है। कलेक्टिव बार्गेनिंग एक टेक्निक भी है जहाँ पे रिकॉन्सिलेशन का काम देखने को मिलता है, जहाँ पे वर्कर की बातों को, उनकी इच्छाओं को, उनकी नीड एंड ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, और इंडस्ट्री के भी क्या कैपेसिटीज हैं, क्या पे ऑफ है, उनको ध्यान में रखा जाता है। तो ये एक रिकॉन्सिलेशन का काम भी करती है, ठीक है। लास्ट इज एक ये डिस्प्यूट को रोकने में, मिनिमाइज करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ताकि दोनों पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं और एग्रीमेंट पे आती हैं, एग्री होती हैं और म्यूचुअली सेटिस्फाई होते हैं। क्लियर? सो लेट्स कंक्लूड अबाउट द नेचर ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग. Okay, so collective bargaining is all about the bargaining by the representatives of either the parties. So we can say that it's about involving the group of people on the collective basis, not the individual basis. Okay, who all the parties are involving? It's employees, employers and their representative or their association. Okay, what's the objective? Objective is to make a rule. What about the rules? Rules is about the employment relationship, reaching on an agreement and getting into a conclusion about the employment relationship. Okay, so what the rules include? Rules include everything about the employment, either it's a terms or any kind of conditions. Okay, it's a one-way communication? No, it's a bipartite confrontations where the workers and management both are arriving at the conclusion and both are agree, only then they are coming at to the conclusion. Okay, then collective bargaining can also be used as a device. Okay, device, so that safeguarding the interest of employer and even protecting the institution also. Okay, both parties. Okay, it is also used as a technique to reconcile the expectation of the employees, reconcile the need and objective of the employees or workers and the other part, that is a employer. Okay, and the last thing, collective bargaining is all about the two parties dispute dealing. It means to reaching an agreement by satisfying both the parties and getting into a conclusion. Clear? So this is all about the nature. ये सारी बातें हमने नेचर में डिस्कस की और लास्ट जो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे क्विकली फीचर्स के बारे में. अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फीचर तो आपके टिप पे हो जाएगा, लेकिन हम एक आउटलाइन करेंगे. पहला, ये ग्रुप एक्शन है जहाँ पे दोनों पार्टी जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू रिप्रेजेंट होती है. ठीक है, एग्रीमेंट पे आना कोई तलवार की नोक पे नहीं होगा, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होगा. ठीक है, बहुत ही एम्पल स्कोप रहता है दोनों पार्टीज के पास कि कॉम्प्रोमाइज करें, और दोनों पार्टी को हमेशा यही फोकस करते हैं कि गिव एंड टेक म्यूचुअली हो और फाइनल एग्रीमेंट पे आए. तो वो जो एग्रीमेंट हो वो दोनों को एक्सेप्टेबल होना चाहिए. ठीक है, दो पार्टी प्रोसेस है, किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए और थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट एक्चुअली नहीं होता. नेक्स्ट फीचर क्या हो सकता है, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, लगातार चलने का प्रोसेस है. और क्या फीचर हो सकता है, ये एक नया कॉन्सेप्ट है जो कि अभी चेंजेस ला रहा है, एक्सपेंड कर रहा है और रिन्यू हो रहा है समय समय पे. पहले तो क्या इमोशंस के बेसिस पे बार्गेनिंग होती थी, तो भाई बहुत ज़्यादा ही टर्बुलेंस देखने को मिलता था. इट्स काइंड ऑफ क्वैक. ठीक है, और क्या फीचर है, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर, इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी देखने को मिलती है जहाँ पे वर्कर पार्टिसिपेट कर रहे हैं. क्लियर? और क्या है, कंपटीशन नहीं करते आपस में, दे आर नॉट कॉम्पिटिटिंग, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू इच अदर. नेगोशिएशन पे करे जहाँ पे हर पार्टी जो है एक दूसरे को सपोर्ट करती है और कंक्लूजन पे ड्रॉ करती है. भाई वर्कर की क्या एक्सपेक्टेशन है,
प्लस ऑर्गेनाइजेशन की क्या क्षमता है पे ऑफ करने की, उन चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है, अपनी अपनी रेस में नहीं लड़ा जाता, ठीक है। तो ये कॉम्पिटिटिव प्रोसेस नहीं है, ठीक है। इसी कॉम्पिटिटिव प्रोसेस पे दो कॉन्सेप्ट आते हैं, एक है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग, इसको मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगी। डिस्ट्रीब्यूटिव आपका बार्गेनिंग और दूसरा इंटीग्रेटिव। तो इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग, तो इंटीग्रेटिव क्या हुआ, इंटीग्रेट करना हुआ, यानी दोनों ऐसे राजी हुए कि दोनों की विन विन सिचुएशन हो, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों पार्टीज की विन सिचुएशन होगी जो बार्गेनिंग होगी, ठीक है। हर पार्टी जो है ऐसे कंट्रीब्यूट करेगी जो कि अदर पार्टी के लिए भी देख के चलेगी कि उसे बेनिफिट हो रहा है, तो ये विन विन सिचुएशन है इंटीग्रेटिव। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूट होना, बट के चलना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, बांट लेना है केक को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे विन और लॉस की सिचुएशन होगी हमें, क्लियर। सो ये थोड़ा सा मैंने सेपरेटली डिस्कस किया, डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग एंड इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग। रटना नहीं, आराम से इंटीग्रेट करना, मिल के बार्गेन करा तो इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग, अपने अपने केक के ऊपर फोकस है तो डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग, ठीक है। और क्या है, कलेक्टिव बार्गेनिंग एक आर्ट है, ऐसा नहीं है कि आपने सोचा और बार्गेनिंग हो गया, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, एक आर्ट है और आर्ट हमेशा प्रैक्टिस से फाइनेंस क्लियर होती है। तो जहाँ पे ह्यूमन रिलेशंस एंड सेंटिमेंट्स होते हैं वहाँ पे आपकी आर्ट और क्रिएटिविटी का रोल आ जाता है, ठीक है। सो लेट्स कंक्लूड क्विकली अबाउट द फीचर्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, ओके। सो वी हैव अंडरस्टूड सो फार that collective bargaining is about the group action. It's not an individual where both the parties participating collectively through their respected representatives, either it's from the employee sides or from the employer sides, okay. And collective bargaining, it's not a short play, it's not a hard and fast rule to reach an agreement. Both parties have a wide scope to get into the compromise, they compromise and they work on the give and take spirit, okay. Next, it's a two-party process, third party is not aligned to involved in it, not intervene in it, okay. So it's a two-party only, okay, no third party is allowed. Next feature can be, it's a continuous process. We have understood that collective bargaining is a process, so it's a continuous and never ending agreement, okay. Next, it's a new concept which is growing and expanding with every time phase. So earlier, because it was only restricted to the emotions, and because of that people are not taking a practical approach and that lead to a turbulence. So now with this people are changing and now the things getting more scientific and factual, okay. What else the important feature is industrial collective bargaining. It's about the principle of industrial democracy. So most important, because the workers are also participating, employees are also participating, so when they are participating we take the call of industrial democracy, okay. Next, it's not a competition between the employer and employee, it's a complementary process. It's not a competitive process between the labor and the management. They do not competing for negotiation, they are complementary. So each one needs that other party has a capacity to deal with. Now labor should put their good effort and do the job, however for their job management should have a capacity to pay for it. If you are doing something, okay, like a 10,000 rupees work or 20,000 rupees work, and you are expecting no, organization should pay me 30,000, that's not worthwhile. Everything need to be worthwhile and everything need to be taken care, okay. So that's, it's very very important for you to understand, okay. So what you are giving and what you are getting, you should be aware of it and you should able to calculate that, okay. With this I want to discuss two important area, distributive bargaining and integrative bargaining. Integrative, where the both are integrated and both parties are trying to help each other, so it's a win-win situation where both parties are taking care of each other's benefit. And distributive means dividing, means I should get the winning and others should keep on losing, I don't care. So distributive bargaining, it's about the win-lose relationship, and integrative is the win-win relationship. And lastly, the most important features of collective bargaining is it's an art, and art need to be practiced. So it's about the human relation and then it's an art, so collective bargaining need to be practiced at the ground level and come into the amicable conclusions from either of the parties to their representative. सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका हो कलेक्टिव बार्गेनिंग, और परमानेंटली आपके माइंड में
इसका कॉन्सेप्ट तो सेटल हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर स्टिल इफ़ यू फेस एनी इशू, आई रिक्वेस्ट यू 24 घंटे के अंदर अंदर एक बार क्विक रिवीजन दे देना, क्योंकि ये प्रूवन टेक्निक है, इसीलिए मैं हर सेशन के थ्रू कोशिश करती हूँ कि आपको याद दिला दूँ कि प्लीज़ 24 घंटे के अंदर इसका रिवीजन करें। अब मैं ये नहीं बोलूँगी कि साइकोलॉजीज़ के रिसर्च पेपर उठाइए और उसे बैठ करके पढ़िए, just accept this thing or apply it. You will definitely feel a good result. So take care. See you in the next session more on industrial relation. Till then, take care. Bye bye.